हेलो, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करेंगे यहाँ पे आधुनिक बिहार का इतिहास के बारे में। आधुनिक बिहार के इतिहास के बारे में, जो हमारे देश के जो मतलब बिहार के जितने भी मतलब जो करता धरता रहे और वीर जवान रहे, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। और सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने से पहले आधुनिक बिहार के इतिहास का एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहता हूँ दोस्तों। अगर आप लोग किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा का अगर तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको हमेशा अपना कीमती वक्त 5 से 6 घंटा अपनी पढ़ाई के पीछे देना है और बुक पढ़ने की कोशिश कीजिए और नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए, हमेशा खुद से नोट्स। और उससे बेहतर होगा, आपको पढ़ने में कठिनाई नहीं होगी। बाद में आप कुछ शॉर्ट नोट्स के रूप में खोजेंगे तो कहीं पे भी आपको दिक्कत नहीं होगा। और दोस्तों, आप अगर मेहनत जुनून जुनून के साथ करेंगे तो आपको ज़िंदगी में कभी भी आपको असफलता प्राप्त नहीं होगा, हमेशा आप सफलता ही प्राप्त करेंगे, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। और एक चीज़ हमेशा याद रखना दोस्तों, पढ़ाई करना है तो हमेशा रेगुलर होकर पढ़ाई करना है दोस्तों। और चलिए यहाँ पे हम लोग यहाँ स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार, सलाम, दुआ, प्रणाम। यहाँ पे आधुनिक बिहार के इतिहास का यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे, एक एक करके हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे आधुनिक बिहार के इतिहास के बारे में बात करें तो यहाँ पे आधुनिक बिहार, यूरोपीय कंपनियों का प्रवेश, जनजातीय विद्रोह, 1857 की क्रांति और बिहार राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार पृथक बिहार का गठन, ये सभी आधुनिक बिहार में आधुनिक बिहार का इतिहास जो है, ये सभी इन सभी में हम लोग बात करेंगे, एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले यूरोपीय कंपनियों का प्रवेश कब और कहाँ से स्टार्ट हुआ, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं हम लोग। यूरोपीय कंपनियों का प्रवेश की अगर बात करें तो यहाँ पे बिहार में सर्वप्रथम प्रवेश पुर्तगाली आए, जो हुगली से पटना जहाँ नाव द्वारा व्यापार करते थे। किसके द्वारा? हुगली से पटना नाव के द्वारा व्यापार किया करते थे। वे पटना से सोरा, सूती वस्त्र, चीनी मिट्टी के बर्तन, मसाले आदि प्राप्त करते थे। क्या क्या? सूती वस्त्र, चीनी मिट्टी के बर्तन, मसाले आदि प्राप्त करते थे। 1632 ईस्वी में पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत डचों ने अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। किसने? डच ने। 1632 ईस्वी में पटना कॉलेज के उत्तरी इमारत के क्षेत्र में डचों ने अपना व्यापारिक केंद्र मतलब व्यापार मतलब बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया। डचों की अभिरुचि सूती वस्त्र, सोरा आदि हुआ करता था। यहाँ पे अगला पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे अंग्रेजों ने 1632 ईस्वी में पटना के आलमगंज में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। कहाँ पे? आलमगंज में। कहाँ पे? पटना में। लेकिन 1621 ईस्वी में बंद हो गया। उन्होंने व्यापारिक केंद्र स्थापित करने में वास्तविक सफलता 1651 ईस्वी में मिली। सबसे पहले उन्होंने कहाँ पे किया था? 1632 ईस्वी में पटना में ही, फिर 1620 ईस्वी में आलमगंज में, पटना में ही। अब अगला पॉइंट देख लेते हैं। और उसको सफलता कब प्राप्त हुआ? 1651 ईस्वी में वास्तविक सफलता हासिल कर लिया। अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी 1632 ईस्वी में बिहार आया था। कब? 1632 ईस्वी में। उसने यहाँ व्यापार की एक संभावनाएं देखी तथा डच कंपनी को व्यापार करते हुए देखा। किसको? अंग्रेज पीटर मुंडी आया था, उन्हें डच व्यापारी को यहाँ व्यापार करते हुए देखा था। अगला पॉइंट यहाँ पे अंग्रेजी कंपनी की फैक्ट्री में सर्वप्रथम गुलजारबाग पटना स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस एवं सर्वे कार्यालय स्थित था। कौन कौन? ये सारी चीज़ें यहाँ पे स्थित था पटना में। डेनिश कंपनी ने 1774 ईस्वी में पटना सिटी के नेपाली कोठी के समीप अपनी फैक्ट्री स्थापित किया। कहाँ पे? डेनिश कंपनी। कब? 1774 ईस्वी में नेपाली कोठी के समीप अपना पहला फैक्ट्री स्थापित किया था। अगला पॉइंट है मुगल शासक फर्रुखसियार 1713 से लेकर 1719 तक ने 1717 ईस्वी में अंग्रेजों को भारत में कहीं भी व्यापार करने एवं सिक्के का प्रयोग करने की मान्यता दी। मतलब जो फर्रुखसियार थे, जो अंग्रेजों को उन्होंने व्यापार करने और सिक्के का व्यापार करना और उसको मान्यता प्राप्त कर दिया। आप किसी भी पूरे मतलब भारत में आप कहीं भी कर सकते हैं। इस घोषणा को ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। किसको? इसी घोषणा को मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। बंगाल, बिहार एवं अंग्रेज। अगला पॉइंट यहाँ पे
अंग्रेजी कंपनी को 1717 ईस्वी में व्यापारिक अधिकार प्राप्त हो गया था। दूसरी ओर बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां मुगलों से हटकर स्वतंत्र सत्ता चला रहे थे। किससे? कौन? अलीवर्दी खान जो था मुगलों से हटकर अलग स्वतंत्र अपना सत्ता चला रहा था। अतः व्यापारिक हितों के लिए संघर्ष स्वाभाविक था। अगला पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग। 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद उसका नाती सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। कौन बना? उसका जो नाती था सिराजुद्दौला, उसका बंगाल का नवाब बन गया। अलीवर्दी खां का जो नाती था सिराजुद्दौला। सन 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेजों एवं सिराजुद्दौला के मध्य पलासी की लड़ाई हुई, जिसमें सिराजुद्दौला पराजित हो गया, मतलब हार गया। अगला पॉइंट यहाँ पे, उसके बाद मीर जाफर को कठपुतली नवाब बनाया और 1760 ईस्वी में मिर्जा जाफर की जगह उसके दामाद मीर कासिम को नवाब बनाया गया। किसको? मीर कासिम को नवाब बनाया गया। मीर कासिम ने अंग्रेजों के हस्तक्षेप के कम करने के उद्देश्य से अपनी राजधानी मुंगेर स्थानांतरित कर दिया। किसने? मीर कासिम ने। स्थानीय व्यापारियों पर से करों से को समाप्त कर दिया। इससे ब्रिटिश व्यापारियों को परेशानी होने लगी। अंग्रेजों ने 1763 ईस्वी में मीर कासिम को हटाकर पुनः मीर जाफर को नवाब बना दिया गया। मीर कासिम ने क्या किया था? करों को समाप्त कर दिया था। उससे अंग्रेज जो व्यापारी थे उसको मतलब परेशानी होने लगा। अगला पॉइंट यहाँ पे 1763 ईस्वी में मीर कासिम भागकर पटना आ गया। पटना में उसने अंग्रेजी फैक्ट्री पर अधिकार कर लिया। कहाँ पे? मीर कासिम ने अंग्रेजी फैक्ट्री पर अधिकार कर लिया। अगला पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे। इसके बाद अवध को नवाब सिराजुद्दौला शुजाउद्दौला एवं मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से मिला। किससे? शाह आलम द्वितीय से मिला। तीनों के संयुक्त सेना में अंग्रेजों हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में के बीच 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध हुआ। किसके बीच? हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध हुआ। इस युद्ध में संयुक्त सेना की हार हो गई। किसका युद्ध हार हो गया? संयुक्त सेना जो था उसका हार हो गया। अगला पॉइंट यहाँ पे 12 अगस्त 1765 ईस्वी को इलाहाबाद की संधि के तहत मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपये वार्षिक के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा का दीवानी लगान वसूली अधिकार देना पड़ा। किसको लगान वसूली देना अधिकार पड़ा? अगला पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। 1766 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजी फैक्ट्री के मुख्य अधिकारी मिड लुटेन का राजा धीरज नारायण और राजा सिताब राय के साथ एक प्रशासनिक मंडली का सदस्य बनाया गया। 1767 ईस्वी में धीरज नारायण को हटाकर सिताब राय को कंपनी द्वारा नायब दीवान बनाया गया। अब अगला पॉइंट के बारे में देख लेते हैं यहाँ पे। 1770 ईस्वी में बंगाल बिहार के क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ गया। यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है, अगर पूछे बंगाल बिहार में सबसे ज़्यादा भीषण अकाल कब पड़ा था? 1770 ईस्वी में। पटना, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया एवं अकाल का प्रकोप एकदम भयंकर रूप से ले लिया था। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है। यहाँ पे 1783 ईस्वी में बिहार में पुनः अकाल पड़ा। कब? 1770 के बाद 1783 में फिर से यहाँ पे अकाल पड़ गया। जांच अधिकारी जॉन सर ने एक अन्नागार के निर्माण का सुझाव दिया। उसके सुझाव पर 1784 ईस्वी में पटना में ब्रिटिश इंजीनियर जॉन गास्टियन द्वारा गोलघर का निर्माण किया। अब यहाँ पे देख सकते हैं गोल घर का निर्माण, जैसे बिहार से अगर बिहार स्पेशल अगर पढ़े हैं तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। गोल घर का निर्माण किसने करवाया था? ब्रिटिश इंजीनियर जो था जॉन गास्टिन जो था उसके द्वारा करवाया गया था। यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछ देगा, हो सकता है बहुत अच्छे विद्यार्थी यहाँ से क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। अगर पूछ दे, मतलब आप लोगों से ही पूछ दे गोल घर का निर्माण किसने करवाया था, आप लोग सच में नहीं बता पाएंगे, क्योंकि अगर पढ़ा रहेगा डीपली, वही स्टूडेंट बता सकता है ये क्वेश्चन। चलिए यहाँ पे हम लोग अगला पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं। हम लोग जनजातीय विद्रोह कब हुआ था?
जनजातीय विद्रोह की अगर बात करें तो जनजातीय क्षेत्रों में अंग्रेजों को बढ़ते राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक हस्तक्षेप के कारण कई राजनीतिक जनजातीय विद्रोह है। बिहार के प्रमुख जनजातीय विद्रोह निम्नलिखित है। अब इनमें से कौन कौन जनजातीय विद्रोह निम्नलिखित है इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, और नेतृत्वकर्ता जो था मतलब उसका कौन उसको चला रहा था उसके बारे में भी हम लोग जानकारी यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं। विद्रोह वर्ष, क्षेत्र, नेतृत्वकर्ता कौन था? तमाड़ के विद्रोह कब हुआ था? 1789 से लेकर 1794 ईस्वी तक रहा। क्षेत्र कौन कौन सा रहा? छोटा नागपुर राज्य। नेतृत्वकर्ता इसमें से मतलब पता नहीं, इसमें नहीं दर्शाया गया है। चेरों का विद्रोह की बात करें 1800 लेकर 1802 ईस्वी तक पलामू क्षेत्र पलामू था, और नेतृत्वकर्ता कौन था? भूषण सिंह था। हो विद्रोह की अगर बात करें तो यहाँ पे 1820 से लेकर 1821 ईस्वी तक चला, और क्षेत्र इसका रहे सिंहभूम रहा था। क्या रहा था? सिंहभूम। और नेतृत्वकर्ता क्या था? इसमें दर्शाया नहीं गया इसका। कोल विद्रोह की अगर बात करें तो 1831 ईस्वी से लेकर छोटा नागपुर, और नेतृत्वकर्ता बुद्धो भगत था। कौन? बुद्धो भगत था। संताल विद्रोह की बात करें तो 1855 ईस्वी से लेकर 1856 ईस्वी तक। ये बहुत ही मतलब फेमस विद्रोह रहा है। संताल विद्रोह संताल परगना में जो इसका क्षेत्र रहा, और इसका जो नेतृत्व था जो 4 भाई था। कौन कौन? सिद्धो, कानो, चांद, भैरव जो था, ये 4 भाई थे। इसी के नेतृत्वकर्ता के रूप में संताल विद्रोह कराया गया था, मतलब हुआ था। सरदारी विद्रोह के रूप में किस वर्ष हुआ था? 1858 ईस्वी से लेकर 1895 ईस्वी तक। छोटा नागपुर और सिंहभूम क्षेत्र था, और इसका नेतृत्वकर्ता यहाँ पे नहीं दिया गया है। और मुंडा विद्रोह की अगर बात करें तो यहाँ पे 1895 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी तक इसका क्षेत्र रहा, और क्षेत्र इसका कहाँ रहा? छोटा नागपुर में ही हुआ था, और इसका नेतृत्वकर्ता कौन था? बिरसा मुंडा जो था इसका नेतृत्व करता था। ताना भगत की अगर बात करें तो यहाँ पे 1913 से लेकर 1914 ईस्वी में रहा था, और गुमला इसका क्षेत्र था, और इसका नेतृत्व करता था जतरा भगत था। कौन? जतरा भगत। अब हम लोग यहाँ पे एक एक करके बात करेंगे संथाल विद्रोह के बारे में। यहाँ हम लोग एक एक करके बात करके यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में जो जो चीज़ तथ्य दिया गया है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। संताल विद्रोह के बारे में सबसे बात करेंगे। संताल विद्रोह की बात करें तो यहाँ पे 1855 ईस्वी से लेकर 1856 ईस्वी तक रहा। कब? 1855 ईस्वी से लेकर 1856 ईस्वी तक। 1857 ईस्वी की क्रांति से तुरंत पहले यह विद्रोह भागलपुर से राजमहल तक हुआ। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा है, संताल विद्रोह कहाँ से कहाँ, किस रूप में, किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा अधिकतर प्रभावित हुआ था? भागलपुर क्षेत्र और राजमहल क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था, जिसे दामन एक कोह के नाम से भी जाना जाता है। यह जनजातीय शोषण के विरुद्ध प्रथम सशक्त जनजातीय विद्रोह था। प्रथम सशक्त क्या था? जनजातीय विद्रोह था। इस विद्रोह का कारण बाहरी लोगों, दिकुओं द्वारा शोषण, मांझी व्यवस्था एवं परहास पंचायत व्यवस्था में परिवर्तन आदि था। इन विद्रोह का नेतृत्वकर्ता 4 भाई थे, सिद्धू, कानो, चांद, भैरव ने किया था। यह विद्रोह असफल रहा, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप संताल परगना काश्तकारी अधिनियम 1869 ईस्वी में संताल परगना एवं मांझी व्यवस्था को मान्यता दी गई। चलिए अगला पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे जनजातीय विद्रोह में सबसे सशक्त जनजातीय विद्रोह की वैवक्ता के कारण एक अलगुलान विद्रोह के रूप में भी जाना जाता है। मुंडा विद्रोह के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। 1895 से लेकर 1900 ईस्वी तक चला। इस विद्रोह का कारण था दिकों द्वारा शोषण, खुंटकटी व्यवस्था में परिवर्तन तथा धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप आदि था। इस विद्रोह का नेतृत्वकर्ता जो था बिरसा मुंडा था। मतलब मुंडा विद्रोह जो था इसका नेतृत्वकर्ता कौन था? मुंडा विद्रोह था। उन्होंने आनंद पांडे से वैष्णव धर्म की दीक्षा प्राप्त की थी। किससे? आनंद पांडे से। उन्होंने स्वयं को सिंह बोंगा का अवतार भी बताया था। किसने? बिरसा मुंडा ने। उन्होंने आचरण, शुद्धता, आत्मसुधार, एकस्वरवाद का उपदेश दिया था। मतलब एक ईश्वर पर उन्होंने ही उपदेश दिया था। किसने? बिरसा मुंडा ने। अगला पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे दोस्तों।
इस विद्रोह का तीव्र रूप 1899 ईस्वी में रहा, जब कई स्थानों पर अंग्रेजों को हराया गया। 3 फरवरी 1900 ईस्वी को बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया। कब गिरफ्तार कर लिया? 3 फरवरी 1900 ईस्वी को गिरफ्तार कर लिया गया था। और 9 जून 1900 ईस्वी को हैजा के कारण उसकी मृत्यु हो गया। किसका? मतलब जो बिरसा मुंडा था उसका गिरफ्तार कर लिया गया था। विद्रोह परिणाम स्वरूप खुंटकरी व्यवस्था पुनः लागू हो गई। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 ईस्वी को पारित किया गया। अब यहाँ से हम लोग देखें 1857 ईस्वी की क्रांति के पूर्व बिहार में हुए विद्रोह एवं आंदोलन क्या क्या रहा, इसके बारे में एकदम तथ्य यहाँ से हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है ज़्यादातर। अगर 1857 ईस्वी की बात करें तो यहाँ पे पूर्व में बिहार विद्रोह आंदोलन, बहाबी आंदोलन सबसे पहले हुआ था। बहाबी आंदोलन की अगर बात करें तो यहाँ पे प्रवर्तक अब्दुल अल वहाब थे। इन्होंने अरब क्षेत्र में इसके प्रारंभ किया था। किसका? अरब क्षेत्र में। भारत में इसको सैयद अहमद राय बरेलवी ने नेतृत्व प्रदान किया था। प्रारंभ में इस विद्रोह का उद्देश्य था धार्मिक सुधार था, परंतु बाद में राजनीतिक सुधार एवं आंदोलन के रूप में बदल गया। भारत में इस विद्रोह के 2 केंद्र हुआ करता था। प्रथम केंद्र था सीतना, मतलब पश्चिमोत्तर सीमा पर, तथा दूसरा केंद्र हुआ करता था पटना। पटना केंद्र से धन एवं स्वयं सेवकों को सीतान भेजा जाता था। कहाँ पे? सीतान भेजा जाता था। और अगला पॉइंट की अगर बात करें तो यहाँ पे सैयद अहमद बरेलवी ने पटना में अपने 4 प्रतिनिधि चुने: इनायत अली, विलायत अली, फरहत अली और मोहम्मद हुसैन। यहाँ पे बंगाल का फ्रायजी आंदोलन जो बहाबी आंदोलन से प्रेरित था। फ्रायजी जो आंदोलन था बंगाल का, ये बहाबी आंदोलन से ही सबसे ज़्यादा प्रेरित था। बहाबी आंदोलन के दमन के लिए 1863 ईस्वी में अम्बला तथा 1865 ईस्वी में पटना अभियान चलाया गया। कहाँ पे? पटना अभियान चलाया गया। बहाबी नेताओं को कारावास तथा मृत्युदंड की सजा दी गई। अंततः आंदोलन को दबा दिया गया। क्या? अंततः आंदोलन को क्या किया गया? दबा दिया गया। अगला पॉइंट के अगर बारे में बात कर लें तो यहाँ पे बिहार के सोरा उत्पादक वर्ग नोनिया द्वारा विद्रोह किया गया था। किसके द्वारा? नोनिया द्वारा विद्रोह किया गया था। सोरा का उपयोग बारूद बनाने में किया जाता है। बिहार में सोरा उत्पादक मुजफ्फरपुर, सारण, हाजीपुर, पूर्णिया आदि क्षेत्रों में होता है। अगर अगला पॉइंट के बारे में बात कर लें तो यहाँ बिचौलिया कच्चा सोरा ब्रिटिश कारखाना को देते थे तथा मुनाफा स्वयं रख लेते थे, और इसका परिणाम स्वरूप नोनिया समुदाय ने गुप्त रूप से सोरा बेचना शुरू कर दिया। किससे? मतलब चुपके से बेचना स्टार्ट कर दिया। अंग्रेजों ने इस पर रोक लगाई, जिसके विरोध में नोनिया समुदाय ने विद्रोह कर दिया। अतः अंग्रेज द्वारा विद्रोह को दबा दिया गया। मतलब अंग्रेज के ही द्वारा विद्रोह को दबा दिया गया। लोटा विद्रोह क्या है? लोटा विद्रोह के बारे में जान लेते हैं। 1856 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था लोटा विद्रोह। यह विद्रोह मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? मुजफ्फरपुर के कैदियों द्वारा। जेल में कैदियों को पहले पीतल तथा लोटा दिया जाता था, बाद में सरकार मिट्टी का लोटा देने का निर्णय लिया। कैदियों ने इसका कड़ा विरोध किया और 1856 ईस्वी में विद्रोह कर दिया। परिणाम स्वरूप अंग्रेजी सरकार को पुनः कैदियों को पीतल का लोटा देना पड़ा। मतलब देख सकते हैं लोटा विद्रोह, मतलब पहले जो कैदियों को लोटा पीतल का लोटा दिया जाता था, इसीलिए इन्होंने विद्रोह कर दिया। सोच सकते हैं। यहाँ पे अगला पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। क्रांति 1857 की क्रांति और बिहार। यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। बिहार की अगर बात करें तो 1857 की क्रांति 12 जून 1857 को देवघर जिले के रोहिणी गांव में हुआ था। कहाँ पे? रोहिणी गांव में हुआ था। 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिकों के विद्रोह हुआ था। कहाँ पे? 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिक के विद्रोह से हुआ था। इस विद्रोह में लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेसी एवं सर्जन डॉक्टर ग्रांट मारे गए थे। रोहिणी की अगर बात करें, रोहिणी की विद्रोह को मेजर मैकडोनाल्ड द्वारा दबा दिया गया था। विद्रोही सैनिकों को फांसी दे दी गई थी। किसको? विद्रोही जो सैनिक था उसको फांसी दे दिया गया था।
पटना में विद्रोह का नेतृत्व 3 जुलाई को पटना सिटी के पुस्तक विक्रेता पीर अली ने किया था। किसने किया था? पीर अली ने। विद्रोह में अफीम एजेंट डॉक्टर आर लॉयल मारा गया, परंतु कमिश्नर टेलर ने विद्रोह को दबा दिया गया। पीर अली सहित 17 व्यक्तियों को फांसी दे दी गई थी। मतलब पीर अली सहित 17 व्यक्ति को फांसी दे दिया गया था। 1857 की क्रांति जो बिहार में हुआ था। अगला पॉइंट यहाँ पे 25 जुलाई 1857 ईस्वी को मुजफ्फरपुर में असंतुष्ट सैनिकों ने कुछ अंग्रेज अधिकारियों को हत्या कर दी। उसी दिन दानापुर में 3 रेजिमेंट के सैनिक ने भी विद्रोह किया था। सैनिक ने शाहाबाद जिले में प्रवेश कर जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह से मिलकर विद्रोह को प्रारंभ किया। किससे? जगदीशपुर के जो जमींदार हुआ करता था बाबू कुंवर सिंह, उसी से मिलकर इन्होंने फिर से मतलब विद्रोह प्रारंभ किया। तीस जुलाई को सरकार ने तत्कालीन सारण, तिरहुत, चंपारण और पटना जिलों में सैनिक शासन लागू कर दिया। किसमें? कहाँ पे? 30 जुलाई को, 1857 ईस्वी को 30 जुलाई को। अगला पॉइंट है यहाँ पे विद्रोही सैनिक के एक झुंड ने भागलपुर तथा गया पहुंचकर जेल से 400 कैदियों को मुक्त करा लिया। विद्रोही जो सैनिक हुआ करता था, एक झुंड ने भागलपुर तथा गया पहुंचकर जेल से 400 कैदी मुक्त कराए। उन्होंने टिकारी राज पर हमला किया। कहाँ पे? टिकारी राज पर हमला किया। हमला कर 10,000 रुपये भी लूट लिया। अगला पॉइंट यहाँ पे जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह ने बिहार में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व प्रदान किया। उन्हें कमिश्नर टेलर ने पटना में भेंट के लिए निमंत्रित किया, मगर मौलवी अहमदुल्लाह के साथ हुए अविश्वासघात को समझते हुए उन्होंने 4000 सैनिकों के साथ विद्रोह प्रारंभ कर दिया। कौन? जो बाबू कुंवर सिंह था। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट, उन्होंने जगदीशपुर में बंदूकों एवं गोला बारूद बनाने का कारखाना स्थापित कर दिया तथा 27 जुलाई 1857 ईस्वी को आरा पर अधिकार भी कर लिया था। किसके द्वारा? बाबू कुंवर सिंह के द्वारा, जो इन्होंने आंदोलन स्टार्ट किया था। यहाँ से अगला पॉइंट के बारे में बात अगर करें तो आरा में हुए संघर्ष में कैप्टन डनवर मारा गया, लेकिन कुंवर सिंह को आरा छोड़ना पड़ गया। वे रीवा और बांदा के रास्ते लखनऊ पहुंचे। उन्हें अवध के शाह ने आजमगढ़ जिला का फरमान दिया। किसने दिया? अवध का जो शाह आलम जो था, आजमगढ़ जिला का फरमान दिया। दिसंबर 1857 ईस्वी में कुंवर सिंह ने नाना साहब के साथ मिलकर कानपुर में अंग्रेजों से युद्ध किया। उन्होंने आजमगढ़ में भी अंग्रेजों को पराजित किया। किसको? आजमगढ़ में भी अंग्रेजों को पराजित कर दिया गया। अगला पॉइंट है 23 अप्रैल 1858 ईस्वी को कैप्टन ली ग्रैंड नेतृत्व में आई ब्रिटिश सेना को कुंवर सिंह ने बुरी तरह से पराजित कर दिया। कुंवर सिंह ने ही पराजित किया। सोच सकते हैं कितना मतलब ताकतवर था दोस्तों। शिवराजपुर घाट गंगा नदी पार करने के क्रम में सेनापति डगलस की गोली से कुंवर सिंह का बायां हाथ घायल हो गया। क्या हो गया? जो मतलब सेनापति डगलस की गोली से कुंवर सिंह का बायां हाथ जो था, बायां वाला लेफ्ट हैंड, उसका घायल हो गया। उन्होंने अपना बायां हाथ काट कर गंगा में प्रभावित करते हुए कहा, हे गंगा मैया, अपने प्यारे की यह अकिचन भेंट स्वीकार करो। मतलब उन्होंने अपना हाथ काट दिया दोस्तों। आप सोच सकते हैं, उन्होंने अपना बायां हाथ काट कर गंगा में प्रभावित करता है और कहा, हे गंगा मैया, अपने प्यारे की यह अकिचन भेंट स्वीकार करो। तो आप सोच सकते हैं दोस्तों कितना बहादुर होगा वीर कुंवर सिंह। अगला पॉइंट है यहाँ पे 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई। और नेक्स्ट पॉइंट है कब मृत्यु हुई? 26 अप्रैल 1858 ईस्वी की इसकी मृत्यु हो गया। अब अगला पॉइंट के बारे में बात करें तो कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद उन्होंने छोटे भाई अमर सिंह ने आंदोलन का नेतृत्व किया, जबकि दूसरे भाई हरिकृष्ण सिंह ने उसको पूर्ण सहयोग दिया। किसका? सब छोटे भाई का जो अमर सिंह था उसका अच्छी तरह से सहयोग किया। अमर सिंह ने कैमूर की पहाड़ियों में मोर्चाबंदी कर सरकार को विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। अगला पॉइंट है नवंबर 1858 ईस्वी तक अंग्रेजी अधिकार पुनः स्थापित हो गया। विद्रोहियों ने हथियार डाल दिया। महारानी विक्टोरिया ने क्षमादान की घोषणा की, परंतु अमर सिंह आदि को दंडित कर दिया गया। किसको? अमर सिंह
कंवर सिंह को दंडित कर दिया गया। यहाँ पे कांग्रेस की स्थापना और बिहार के बारे में बात कर लेते हैं। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई के गोकुलदास संस्कृत विश्वविद्यालय में A.O. ह्यूम द्वारा भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना किया गया था। प्रथम अधिवेशन की अगर बात करें तो अध्यक्षता W.C. बनर्जी था। इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था, लेकिन बिहार से कोई भी प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ था। किसमें? प्रथम जो अधिवेशन जो हुआ था कौन था? उसका अध्यक्ष W.C. बनर्जी था, लेकिन बिहार का कोई भी प्रतिनिधि इसमें शामिल नहीं हुआ था। अगला पॉइंट है, कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में बिहार से 31 प्रतिनिधि ने भाग लिया। किसने? 31 प्रतिनिधि ने। अब यहाँ पे बिहार में हुए कांग्रेस अधिवेशन कब कब हुआ था उसके बारे में जान लेते हैं। बिहार में हुए कांग्रेस के अधिवेशन कब कब हुआ उसके बारे में जान लेते हैं हम लोग। पहला जो अधिवेशन हुआ 27वां अधिवेशन हुआ था 1912 ईस्वी में, स्थान बांकीपुर पटना में, और इसका अध्यक्ष R.N. मुधोलकर था। दूसरा अधिवेशन जो हुआ 37वां अधिवेशन 1922 ईस्वी में हुआ, मतलब 1912-22। फिर दूसरा अधिवेशन गया में हुआ था, इसका अध्यक्ष था चित्तरंजन दास। 54वां अधिवेशन जो हुआ था 1940 ईस्वी में रामगढ़ में, इसका जो अध्यक्ष था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद था। कौन था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो था इसका अध्यक्ष था। मतलब 3 अधिवेशन अगर पूछे क्वेश्चन में पूरे बिहार में कितना अधिवेशन हुआ था? 3 अधिवेशन ही मात्र हुआ था। 1912 ईस्वी में 27वां अधिवेशन, 1922 ईस्वी में 37वां अधिवेशन, 1940 ईस्वी में 54वां अधिवेशन। इसका अध्यक्ष का नाम भी रखना याद दोस्तों, और स्थान कहाँ हुआ था। यहाँ पे अगला पॉइंट के बारे में बात करें हम लोग। यहाँ बंग भंग स्वदेशी आंदोलन और बिहार। बंग भंग और स्वदेशी आंदोलन और बिहार के बारे में बात करेंगे। बंगाल विभाजन की अगर घोषणा की बात करें तो 20 जुलाई 1905 ईस्वी को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने किया था। किसके द्वारा? बंगाल विभाजन 20 जुलाई 1905 को तत्कालीन वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन। इसे 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को प्रभावी किया गया था। कब? 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को प्रभावी किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, विभाजन के विरोध में संपूर्ण देश में बंग भंग विरोधी आंदोलन भी शुरू हो गया था। अगला पॉइंट है, बंगाल विभाजन के विरोध में बिहार में प्रधानाध्यापक सतीश चंद्र चक्रवर्ती की प्रेरणा से 16 दिसंबर 1905 को दरभंगा में रक्षाबंधन मनाया गया। किसके नेतृत्व में? प्रधानाध्यापक जो था सतीश चंद्र चक्रवर्ती जो था, उसी की प्रेरणा से दरभंगा में रक्षाबंधन के रूप में मनाया गया। विरोध को सशक्त बनाने के लिए बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना किया गया था। कब? 1986 में। यहाँ से क्वेश्चन अगर देखने पूछेगा, अगर बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब किया गया था, तो आप लोगों को जवाब देना 1906 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया था। यहाँ पर मुजफ्फरपुर बम कांड के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे मुजफ्फरपुर बम कांड की अगर बात करें तो यहाँ पे 30 अप्रैल 1908 ईस्वी में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया। कब? मुजफ्फरपुर बम कांड में। उन्होंने गाड़ी पर बम फेंका, लेकिन गाड़ी में प्रिंगले कैनेडी की पत्नी और पुत्री था। बम कांड में उनकी मृत्यु हो गई थी। मतलब जो उसका बम जो फेंका था, लेकिन गाड़ी पे प्रिंगले का कैनेडी की पत्नी मतलब किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था, लेकिन था गाड़ी पे कौन? प्रिंगले कैनेडी की पत्नी और उसकी पुत्री था। मतलब दोनों मर गया। घटना के बाद दोनों ने रेलवे लाइन से समस्तीपुर भाग निकले, मतलब रेलवे पट्टी से। प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने गिरफ्तार से बचने के लिए आत्महत्या कर ली, लेकिन खुदीराम बोस पूसा में पकड़े गए। कहाँ पे? पूसा में पकड़ा गया। लेकिन प्रफुल्ल चंद्र क्या किया था? उन्होंने खुद से आत्महत्या कर लिया था। अगला पॉइंट है, खुदीराम बोस को 18 वर्ष की आयु में 11 अगस्त 1908 ईस्वी को फांसी की सजा दिए गए। दोस्तों कितना क्रांतिकारी, मतलब खुदीराम बोस था हमारे देश के लिए। इन्होंने कितना नेतृत्व किया था, जो मात्र 18 साल की उम्र में उन्होंने फांसी की सजा अपने गले से लगा लिया था। 8 अगस्त 1908 ईस्वी में होम रूल आंदोलन और बिहार की अगर बात करें तो कब हुआ था? होम रूल आंदोलन 1916 ईस्वी में एनी बेसेंट के नेतृत्व में मद्रास तथा बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में पूना में होम रूल लीग की स्थापना होता। अगला पॉइंट है, बिहार में 16 दिसंबर 1916 ईस्वी को मौलाना
मजहरुल हक के अध्यक्ष में हमरुल की शाखा की स्थापना हुई। खां बहादुर सरफराज हुसैन खां एवं राय बहादुर पूर्ण नेंदु नारायण सिन्हा उपाध्यक्ष तथा चंद्रवंशी सहाय एवं वैद्यनाथ नारायण सिंह सचिव बनाया गया। यहाँ पे अगला पॉइंट है दोस्तों, श्रीमती एनी बेसेंट पहली बार 18 अप्रैल 1918 ईस्वी एवं दूसरी बार 25 जुलाई 1918 ईस्वी को पटना आई। मतलब 2 बार एनी बेसेंट पटना आई थी। उन्होंने होम रूल के विचारों से सबको अवगत कराया। इस आंदोलन का उद्देश्य था ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन प्राप्त करना था। चंपारण सत्याग्रह की अगर बात करें तो यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह में किसानों के लिए 3 कट्ठा प्रणाली प्रचलित हुआ करता था। इसके तहत किसानों को प्रत्येक 20 कट्ठे में से 3 कट्ठा में नील खेती करना अनिवार्य था। मतलब टोटल 3 कट्ठा प्रणाली जो था 20 कट्ठे में 3 कट्ठा खेती करना अनिवार्य था। इस व्यवस्था के प्रति किसानों में काफ़ी आक्रोश था, क्योंकि नील की फसल भूमि बंजर बना देती थी। मतलब नील की जो खेती होता था दोस्तों 20 कट्ठे में 3 कट्ठे, मतलब वो तो मतलब अनिवार्य ही था। मतलब 3 कट्ठे में आपको नील की खेती करना है। वो 3 कट्ठे की जो खेती हुआ करता था उसमें मतलब ज़मीन को मतलब उपजाऊ नहीं रहने के लायक बना देता था। वही आर्थिक रूप से शोषक भी था। 1916 ईस्वी में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में मुरली भरहा गांव के राजकुमार शुक्ल ने इस समस्या पर कांग्रेस के नेतृत्व का ध्यान आकृष्ट किया। ब्रज किशोर प्रसाद ने एक प्रस्ताव पेश किया। अगला पॉइंट, राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी जी को बिहार का आकर किसानों की समस्या सुनने के लिए आमंत्रित किया था। यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। 3 कट्ठा प्रणाली में जो किसने मतलब चंपारण सत्याग्रह जो था गांधी जी को आमंत्रित किया था, राजकुमार शुक्ला। यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है ज़्यादातर। अगला पॉइंट है, गांधी जी कलकत्ता से 10 अप्रैल 1917 ईस्वी को पटना पहुंचे तथा 15 अप्रैल 1917 ईस्वी को वे चंपारण मोतिहारी पहुंचे। कहाँ पे? 1917 ईस्वी को चंपारण मोतिहारी पहुंचे थे। उन्होंने प्लांट्स एसोसिएशन के सचिव JS विल्सन ने जांच कार्य में सहयोग करने का अनुरोध किया था। चंपारण के जिला मजिस्ट्रेट W से हॉडकॉक ने 16 अप्रैल 1917 ईस्वी को गांधी जी के चंपारण छोड़ने से संबंधी अधिसूचना जारी की। धारा 144 के उल्लंघन के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में 21 अप्रैल 1917 को उन्हें रिहा कर दिया गया। किसको? गांधी जी को रिहा कर दिया गया। गांधी जी ने स्वतंत्र जांच कर 13 मई 1917 ईस्वी को अपनी जांच रिपोर्ट बिहार उड़ीसा के मुख्य सचिव को सौंपी। किसने? गांधी जी ने। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? कृषकों की स्थिति की जांच के लिए चंपारण एग्रेरियन समिति का गठन किया। इस समिति का अध्यक्ष मध्य प्रदेश के आयुक्त FG सलाई थे तथा महात्मा गांधी, LC आदामी, राजा हरिहर प्रसाद, नारायण सिंह, DJ रीड एवं J रैनी आदि इसके अन्य सदस्य थे। अगला पॉइंट यहाँ पे, समिति ने अपनी रिपोर्ट में 3 कट्ठा प्रणाली समाप्त करने की अनुशंसा की रिपोर्ट में। इस प्रकार गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग सफल रहा। अगर पूछे क्वेश्चन में प्रथम सत्याग्रह सफल गांधी जी का कब? गांधी चंपारण सत्याग्रह जो सबसे ज़्यादा सफल रहा। अगला पॉइंट यहाँ पे, चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी का प्रमुख सहयोगी राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर, अनुग्रह नारायण सिंह, धरणीधर, मजहरुल हक, राजकुमार शुक्ल, रामनमी प्रसाद, शंभू शरण आदि थे। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी द्वारा भारत में चलाया गया प्रथम सत्याग्रह था। क्या था? प्रथम सत्याग्रह था। अगला पॉइंट यहाँ पे, चंपारण सत्याग्रह से प्रेरित होकर जून 1919 ईस्वी में मधुबनी जिले के किसानों ने स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में दरभंगा राज के विरुद्ध आंदोलन किया था। किसके नेतृत्व में? स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में दरभंगा राज के विरुद्ध आंदोलन स्टार्ट किया था। अब यहाँ पे अगला पॉइंट आ जाता है यहाँ पे, किसान सभा। 1922 से लेकर 1923 ईस्वी में मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में किसान सभा का गठन हुआ। श्री कृष्ण सिंह इसके उपाध्यक्ष और
सिद्धेश्वरी चौधरी एवं नंद किशोर सिंह सचिव हुआ करता था। अगला पॉइंट यहाँ पर 1928 ईस्वी में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहटा पटना में औपचारिक किसान सभा का स्थापना किया। अगर पूछे किसान सभा का स्थापना कब हुआ था बिहार में 1928 ईस्वी में, किसके नेतृत्व में? स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। नवंबर 1929 में सोनपुर मेले में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में बिहटा प्रांतीय किसान सभा का स्थापना की। इसके सचिव श्री कृष्ण हुआ करते थे। कौन? श्री कृष्ण। अगला पॉइंट है बिहार किसान आंदोलन कार्यानंद शर्मा, राहुल संकृत्यायन, पंचानंद शर्मा और यदुनंदन शर्मा आदि नेता शामिल थे। अगला पॉइंट है यहाँ पे बिहार प्रांतीय किसान सभा का दूसरा अधिवेशन पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में 1934 ईस्वी में, तीसरा अधिवेशन स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में 1935 ईस्वी में हाजीपुर में हुआ। किसके अध्यक्षता में? स्वामी सहजानंद जो सरस्वती था, इसके अध्यक्षता में 1935 ईस्वी में हुआ था। नवंबर 1936 ईस्वी में कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में मुंगेर के बढ़िया ताल में बिहार प्रांतीय किसान सभा में जमींदारी उत्पीड़न के विरुद्ध संघर्ष हुआ था। 11 अप्रैल 1936 ईस्वी में लखनऊ में स्वामी सहजानंद के अध्यक्षता में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था। कब? अगर पूछे अखिल भारतीय सभा किसान का गठन कहाँ पे हुआ था? 11 अप्रैल 1936 ईस्वी में लखनऊ में। और किसके अध्यक्षता में? स्वामी सहजानंद के अध्यक्षता में। इसका सचिव जो था NG रंगा था। किसान सभा का मुख्य उद्देश्य किसानों की समस्या को राष्ट्रीय स्तर पर लाना तथा उनका समाधान कराना था। अब देखते हैं यहाँ पे बिहार प्रांतीय किसान सभा का सम्मेलन कब कब हुआ था। प्रथम सम्मेलन की बात करें तो यहाँ पे स्थान सोनपुर था 1929 ईस्वी में। अध्यक्ष कौन था? स्वामी सहजानंद सरस्वती था। और द्वितीय स्थान कहाँ था? द्वितीय जो सम्मेलन हुआ था गया में हुआ था 1934 ईस्वी में। और इसका अध्यक्ष जो था पुरुषोत्तम दास टंडन था। और तृतीय अधिवेशन की अगर बात करें तो ये हाजीपुर में हुआ था और इसका मतलब वर्ष था 1935 ईस्वी था यहाँ पे। और इसका अध्यक्ष जो था स्वामी सहजानंद सरस्वती था। अब यहाँ पे किसका किसका नेतृत्व रहा और कार्यक्षेत्र क्या क्या रहा? प्रमुख नेता और कार्यक्षेत्र। प्रमुख नेता और कार्यक्षेत्र यदुनंदन शर्मा, इसका कार्यक्षेत्र गया में हुआ करता था। यमुना कायरी जो था ये दरभंगा और सारण से था। और राहुल जो संकृत्यान जो था अन्नावरी अंबारी सिवान से था। कार्यानंद जो शर्मा था मुंगेर बढ़िया ताल से था। अगला पॉइंट यहाँ पे खिलाफत आंदोलन के बारे में बात कर लेते हैं। खिलाफत आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात मित्र राष्ट्र द्वारा तुर्की के खिलाफ के साथ अपमानजनक शर्तों के विरोध में खिलाफत आंदोलन 1919 से लेकर 1923 ईस्वी। नवंबर 1919 में पटना में हसन इमाम की अध्यक्षता में एक सभा आयोजित हुआ। इसमें शांति समारोह के बहिष्कार का आह्वान किया था। मार्च 1920 ईस्वी को बिहार के सभी मुसलमान ने हड़ताल कर दिया। और 1920 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन के असहयोग आंदोलन के साथ साथ संचालित होता रहा। लेकिन तुर्की में मुस्तफ़ा कमाल पाशा द्वारा 1924 ईस्वी में खलीफा पद को समाप्त कर देने के कारण खिलाफत आंदोलन स्वतः निष्प्रभावी रहा। मतलब फिर से ये प्रभावी हो गया खिलाफत आंदोलन। अगला पॉइंट है असहयोग आंदोलन और बिहार। सितंबर 1920 ईस्वी में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार किया। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 ईस्वी में उन्हें इसे पूर्ण स्वीकृति दे दिया गया। अगला पॉइंट यहाँ पे बिहार में इससे पूर्व बिहार प्रांतीय सम्मेलन 12वें अधिवेशन भागलपुर में राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में असहयोग पर बल दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे
नवंबर 1920 ईस्वी में शाहबाद नशाबंदी आंदोलन शुरू किया। अगला पॉइंट, असहयोग आंदोलन के क्रम में राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हक और ब्रजकिशोर प्रसाद, मोहम्मद शफी दाऊदी आदि नेताओं ने विधायिका के चुनाव से नाम वापस ले लिया। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है, राजेंद्र प्रसाद ने वकालत का पेशा छोड़ दिया। किसने? राजेंद्र प्रसाद था पेशे से वकील हुआ करता था। उनके भाई राय साहब महेंद्र प्रसाद राय साहब की उपाधि लौटा दी। किसके भाई? राजेंद्र प्रसाद का जो भाई था राय साहब, इसका जो था राय साहब की उपाधि लौटा दिया गया। मजिस्ट्रेट पद से भी इस्तीफा दे दिया। किसने? राय साहब के द्वारा। असहयोग आंदोलन के समय शिक्षा के वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की गई। इसके प्राचार्य राजेंद्र प्रसाद बने। राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्रांगण में बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन 6 फरवरी 1921 ईस्वी में गांधी जी द्वारा किया गया। मजहरुल हक इसके कुलाधिपति और ब्रजकिशोर प्रसाद जो था कुलपति बना। किसका? जो राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्रांगण स्थापित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, असहयोग आंदोलन के दौरान मजहरुल हक ने दीघा के पास मित्र खैरू मियाँ से दान में प्राप्त भूमि पर सदाकत आश्रम की स्थापना किया। कौन सा आश्रम? सदाकत आश्रम। 30 सितंबर 1921 ईस्वी में मजहरुल हक ने सदाकत आश्रम से द मदरलैंड नामक एक अखबार निकालना प्रारंभ किया, जिसके राष्ट्रीय भावना का प्रचार प्रसार स्टार्ट कर दिया गया था। बाईस दिसंबर 1921 ईस्वी को युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना आगमन हुआ था। कब? 22 दिसंबर 1921 ईस्वी को युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना आगमन हुआ था, मतलब आया था यहाँ पे। उस दिन पटना शहर में हड़ताल आयोजित की गई। किस दिन? 22 दिसंबर 1921 ईस्वी में हड़ताल आयोजित किया गया था। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरा चोरी की घटना के बाद गांधी जी द्वारा 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया, मतलब समाप्त कर दिया। अगला पॉइंट है, ब्रिटिश सरकार ने असहयोग के लिए मौलाना सज्जाद द्वारा इमारत ए शरिया संस्था का गठन फुलवारी में किया गया था। किसके द्वारा? इमारत ए शरिया जो संस्था था फुलवारी में इन्होंने स्टार्ट किया था। अब यहाँ पे अगला पॉइंट है राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार। पहला पॉइंट है स्वराज पार्टी और बिहार, इसके बारे में जान लेते हैं। कांग्रेस का 37वां अधिवेशन जो हुआ था 1922 ईस्वी में हुआ था, और 27वां अधिवेशन जो हुआ था कब? 1912 ईस्वी में हुआ था। बिहार में गया में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन था? देशबंधु चित्तरंजन दास था। इसके अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा विधायिका में भाग लेने का बहिष्कार का निर्णय लिया था। किसके? चित्तरंजन दास के, मतलब विधायिका में। चित्तरंजन दास जो था मोतीलाल नेहरू आदि विधायिका में प्रवेश के पक्ष में थे। उन्होंने मिलकर 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन किया था। अगर पूछे क्वेश्चन में जैसे, मतलब स्वराज पार्टी का स्थापना कब किया गया था? 1923 ईस्वी में। किसकी नेतृत्व में? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में किया गया था। अगला पॉइंट है यहाँ पे, बिहार में फरवरी 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन किया गया। श्री कृष्ण सिंह इसके प्रमुख नेता हुआ करता था। बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष जो था श्री नारायण प्रसाद एवं सचिव अब्दुल बारी था। कब? बिहार में जो स्वराज पार्टी का प्रथम अध्यक्ष जो था। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, साइमन कमीशन और बिहार। साइमन कमीशन की अगर बात करें तो साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, होने के कारण भारत में इसके आगमन पर विरोध का निर्णय लिया गया था। इसका इसी के आगमन पर बिहार में जो था विरोध का निर्णय लिया गया था। और 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन का भारत में आगमन स्टार्ट हो गया। बना था कब? 1927 ईस्वी में। 27 ईस्वी में यह आयोग भारत में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों द्वारा 1919 ईस्वी की जांच के उद्देश्य से आया था। किसके उद्देश्य से? 1919 ईस्वी के जांच के उद्देश्य से आया था। राष्ट्र स्तर का लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया था। बिहार में साइमन कमीशन 12 दिसंबर 1928 ईस्वी को पटना आया। अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में बिहार के नौजवानों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। किसने?
जो अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में बिहार के नौजवानों ने विरोध प्रदर्शन किया। और बिहार कब आया था? 12 दिसंबर 1928 में। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। अब देखते हैं बिहार सोशलिस्ट पार्टी की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। अगर बिहार सोशलिस्ट पार्टी की अगर बात करें तो ये 1931 ईस्वी में गंगाशरण सिन्हा, रामानंद मिश्र, रामवृक्ष बोनीपीरी आदि ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी का नामक संगठित स्थापित किया। मतलब इन सभी के सहयोग के द्वारा 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना किया गया था। 1934 ईस्वी में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना हुआ। इसके अध्यक्ष जो था आचार्य श्री नरेंद्र देव और सचिव जयप्रकाश नारायण हुआ करता था। इसके अन्य सदस्य में रामवृक्ष बेनीपुरी, गंगाशरण सिन्हा और अब्दुल बारी और योगेंद्र शुक्ल हुआ करता था। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य जो था समाजवादी विचारों के बढ़ाने एवं किसान मजदूरों को संगठित करने का में रहा था। इसका मुख्य उद्देश्य था। सविनय अवज्ञा आंदोलन और बिहार, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में पूर्ण स्वराज के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन का भी प्रस्ताव पारित हुआ। किसके? लाहौर अधिवेशन जो 1929 में हुआ था, पूर्ण स्वराज के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन का भी प्रस्ताव पारित हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, प्रस्ताव के अनुरूप 26 नवंबर 1930 ईस्वी को बिहार सहित संपूर्ण भारत में स्वाधीनता दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। कौन सा? 26 जनवरी 1930 ईस्वी को अगर पूछे मतलब स्वाधीनता दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी 1930 ईस्वी में स्वाधीनता दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। अगला पॉइंट यहाँ पे, गांधी जी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी यात्रा आरंभ किया। कब? दांडी यात्रा, यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी में नमक कानून का उल्लंघन कर सत्याग्रह आरंभ किया था। और अगला पॉइंट है, बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ 15 अप्रैल को चंपारण और सारण जिला में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में विदेशी वस्त्रों और शराब की दुकानों का विरोध किया। मई 1930 ईस्वी में स्वदेशी लीग की स्थापना, जिसके अध्यक्ष जो था सर अली इमाम थे। इस आंदोलन के दौरान छपरा जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया और नंगी हड़ताल शुरू कर दिया गया। कौन सा? नंगी हड़ताल। अगला पॉइंट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में चौकीदारी कर बंद करने के लिए आंदोलन चलाया गया। सारण, चंपारण, शाहाबाद, पूर्णिया, मुंगेर, पटना आदि में चौकीदारी कर बंद कर दिया गया था। कहाँ पे? कहाँ पे? चंपारण, सारण, शाहाबाद, पूर्णिया, मुंगेर, पटना आदि में चौकीदारी जो कर था यहाँ पे बंद कर दिया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही। 30 जून 1930 ईस्वी को कांग्रेस को अवैध संगठन घोषित कर दिया। 5 जुलाई को राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर 6 महीना की कैद की सजा दिया गया था। गिरफ्तारी के बाद राजेंद्र प्रसाद ने भागलपुर के दीपनारायण सिंह को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया। किसको? दीपनारायण सिन्हा को उत्तराधिकारी मनोनीत किया। गांधी जी द्वारा आंदोलन को स्थगित करने तक बिहार में आंदोलन काफ़ी सक्रिय रहा। अब यहाँ पे बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव के बारे में। अगर बिहार विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसको थोड़ा सा अच्छे से देख सकते हैं आप लोग। बिहार विधानसभा चुनाव 1937 ईस्वी, जनवरी 1937 ईस्वी में बिहार विधानसभा हेतु चुनाव स्टार्ट हुआ। चुनावों में 152 स्थानों पर 107 पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा। 152 में 107 पर कांग्रेस ने लड़ा और 98 स्थानों पर विजयी प्राप्त हुआ। कांग्रेस को बिहार में पूर्ण बहुमत मिला था और विधान परिषद में कांग्रेस को बहुमत मिल गया। तत्कालीन राज्यपाल M.G. हैलेट ने कांग्रेस विधायक दल के नेता श्री कृष्ण सिंह को सरकार बनाने का निमंत्रण किया। राज्यपाल द्वारा वैधानिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करने के आश्वासन में
आश्वासन नहीं देने पर श्री कृष्ण ने सरकार बनाने से इनकार कर दिया। इसके उपरांत राज्यपाल ने दूसरी बड़ी पार्टी इंडिपेंडेंट पार्टी के नेता मोहम्मद यूनुस को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। किसको? मोहम्मद यूनुस को मतलब राज्यपाल बनने के आमंत्रित किया। अगला पॉइंट के बारे में देख लेते हैं यहाँ पे। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बिहार में पहला अंतरिम मंत्रिमंडल 1 अप्रैल 1937 को गठित किया गया और मोहम्मद यूनुस के इस प्रकार बिहार के प्रथम भारतीय मुख्यमंत्री तथा मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री भी कहा जाता था उस समय बने। कौन पहला प्रधानमंत्री बिहार का कौन बना? जो था ये मोहम्मद यूनुस बना था। कांग्रेस के द्वारा सरकार बनाने के निर्णय के बाद मोहम्मद यूनुस ने अंतरिम मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। 20 जुलाई 1937 ईस्वी को श्री कृष्ण के नेतृत्व में बिहार में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है, श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने। राम दयालु सिंह को बिहार विधानसभा के अध्यक्ष तथा प्रोफेसर अब्दुल बारी विधानसभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को शामिल करने के विरोध में बिहार में श्री कृष्ण सिंह ने 31 अक्टूबर 1929 ईस्वी को त्यागपत्र दे दिया था। कब? 31 अक्टूबर 1939 ईस्वी को किसने? श्री कृष्ण ने त्यागपत्र दे दिया था। अब यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन एवं बिहार के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। भारत छोड़ो आंदोलन एवं बिहार। क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद राष्ट्रीय स्तर पर 8 अगस्त 1942 ईस्वी को कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। कब? 1942 ईस्वी में 8 अगस्त को। 9 अगस्त को कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। बिहार में राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर बांकीपुर जेल भेजा गया था। कहाँ? राजेंद्र प्रसाद को बिहार में जेल मतलब गिरफ्तार कर बांकीपुर जेल भेजा गया था। बालदेव सहाय ने अंग्रेजों द्वारा कांग्रेस के प्रमुख नेताओं के गिरफ्तार में महाधिवक्ता के बाद के पद से इस्तीफा दे दिया। ग्यारह अगस्त 1942 ईस्वी को बिहार के विद्यार्थियों ने सचिवालय भवन के सामने जुलूस के साथ मुख्य इमारत पर झंडा फहराने का प्रयास किया। पटना के तत्कालीन जिलाधिकारी WC आर्चर के आदेश पर पुलिस ने गोलियां चलाई। 7 छात्र गोली कांड में शहीद हो गए। अनेक छात्र गंभीर रूप से घायल भी हुआ था। उमाकांत सिन्हा, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह, देवीपत चौधरी एवं जगपति कुमार इस गोलीकांड में शहीद हुए थे और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सचिवालय के सामने 7 शहीद स्मारक स्थापित किया गया। इसका शिलान्यास बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलतराम ने किया, जबकि औपचारिक अनावरण देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1956 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे 12 अगस्त 1942 ईस्वी को सचिवालय गोलीकांड के विरोध में पूर्ण हड़ताल हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेपाल में आज़ाद दस्ता का अखिल भारतीय केंद्र संगठित हुआ। इस गठन सरकार के विरोध, तोड़फोड़ की कार्रवाई, संचार संसाधन को नष्ट करने के आदि के लिए उद्देश्य से किया गया। और अगला पॉइंट, आज़ाद दस्ता के संस्थापक जयप्रकाश नारायण ने उन्हें गिरफ्तार कर हजारीबाग जेल में रखा। 9 नवंबर 1942 ईस्वी को दीपावली की रात वे अपने आज़ाद दस्ता में जयप्रकाश नारायण के साथ राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसिफ अली, सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ल, रामानंद मिश्र
अच्युत पटवर्धन आदि समाजवादी नेता शामिल थे। आज़ाद दस्ता नेक्स्ट पॉइंट है, रेडियो प्रचार का दायित्व राम मनोहर लोहिया पर था और 1943 ईस्वी के मध्य तक सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था, अतः आज़ाद दस्ता का प्रयास शिथिल पड़ गया था। अगला पॉइंट की अगर बात करें तो यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के छात्रों ने ट्रेन पर कब्जा कर लिया। स्वराज ट्रेन नाम से चलाया गया, कौन नाम से? स्वराज ट्रेन नाम से। सिवान में थाने पर राष्ट्र झंडा फहराने की कोशिश में फुलेने प्रसाद श्रीवास्तव पुलिस की गोलियों के शिकार हो गए। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार का प्रमुख केंद्र गांधी मैदान 1942 ईस्वी में इसका नाम पटना लॉन्च था। बाद में 1948 ईस्वी में इसका नाम गांधी मैदान रखा गया था। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार में 15,000 से अधिक व्यक्ति बंदी बनाए गए। 1883 ईस्वी को सजा हुआ, 114 शहीद हुआ, 362 व्यक्ति घायल हो गए। पृथक बिहार का राज्य गठन क्या हुआ, इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। पृथक बिहार के राज्य का श्रेय सच्चिदानंद सिन्हा को जाता है। उन्होंने महेश नारायण श्री कृष्ण सिंह सहाय एवं नंद किशोर लाल के साथ मिलकर 1894 ईस्वी में पटना से बिहार टाइम्स बिहारी समाचार पत्र निकालना प्रारंभ कर दिया था। तो दोस्तों यहाँ तक हम लोग ये मतलब आधुनिक बिहार के इतिहास जो यहाँ तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को कुछ पार्ट जो बाकी रह गया उसको हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। तो दोस्तों इसको अगर पढ़ के जाते हैं तो इसको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा बिहार स्पेशल से। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो दोस्तों।